हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपने पिछले जो बीपीएससी के लिए घटना चक्र क्वेश्चंस कर रहे थे, उनको हम आगे बढ़ाते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री का था, हमने पहले 100 क्वेश्चंस कर लिए थे और अगले 100 क्वेश्चंस को अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चंस है इसमें, दूसरे वाले पार्ट में, कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है अप्रैल 1946 ईस्वी में। तो 12 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण जब लाहौर जेल से रिहा हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे डेट, 12 अप्रैल 1946 ईस्वी को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन निर्वाचित हुए थे? तो आपके सुभाष चंद्र बोस। और ये हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य हो कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हरा करके अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा, 2 बार सुभाष चंद्र बने थे, एक 1938 के हरिपुरा में और एक 1939 के त्रिपुरी में। तो दोस्तों, त्रिपुरी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। लेकिन 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। इनको गांधी के साथ कुछ मतभेद हो गए थे उसकी वजह से, और इनके बाद किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में, याद रखेंगे, फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांत, कौन-कौन? तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, और फिर संयुक्त प्रांत और फिर उड़ीसा में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। याद रखेंगे एक बार फिर से कौन-कौन? तो 5 प्रांत, एक हो गया आपका मद्रास, एक हो गया आपका बिहार, दूसरा हो गया मध्य प्रांत एवं बरार, फिर संयुक्त प्रांत और फिर उड़ीसा। इसमें पूर्ण बहुमत मिली थी। कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत कहाँ मिला था? बंबई में, असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनाने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत, कौन-कौन? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। तो याद रखिएगा, 6 प्रांत में। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से प्रांत थे जिनमें सरकारें गठित की गई थी? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और बंबई और उड़ीसा। बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत, मतलब 56% मतों के साथ 175 में से 66 सीटें मिली थी। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत 175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। मतलब एक किताब जो बताता है कि कांग्रेस को बंबई में भी पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन और कहीं भी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो आइए देख लेते हैं। लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने की थी, या फिर लॉर्ड लीटन ने या लॉर्ड रिपन ने? तो 1901 ईस्वी में आपको पता होगा कि 1901 से 5 तक आपके रहे थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने आपकी स्थापना करी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, बटलर कमेटी जो भारत सरकार और देशी राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए एक कमेटी गठित किया गया था 1927 ईस्वी में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। मतलब कि ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए आपका बना था बटलर कमेटी। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। किसको याद रखेंगे? सर स्कॉट को। किसने? तो भारतीय रियासत के जो राजा थे, उन्होंने सर स्कॉट को नियुक्त किया था। याद रखेंगे।
प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां अपनी प्रभुता क्राउन को दे दी है, अर्थात विशेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौन कौन? तो बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे विंस्टन चर्चिल और इनका कार्यकाल 1940 से 45 ईस्वी के बीच रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 39 से 45 तक। नॉर नाउ आर नेवर नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। दोस्तों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर में एक नई अस्मिता के लिए अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी। याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि अलग राष्ट्र की मांग का विचार किसका था? चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों से के पहले अक्षर से लिया गया था। कौन? तो पंजाब से पी लिया गया था, अफगानिस्तान से ए लिया गया था, कश्मीर से के लिया गया था और सिंध से एस लिया गया था और बलूचिस्तान, जिसको हम तान कहते हैं, वहां से टी ली करके एक पाकिस्तान देश की परिकल्पना रखी गई थी। फिर से याद रखेंगे, पी से पंजाब और आपका पी ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और आपका हो जाएगा तान, मतलब कि बलूचिस्तान। तो इन राज्यों को लेकर के पाकिस्तान सब गढ़ा गया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको सबको पता होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस पहले कौन थे? तो विनोबा भावे थे। अब इसकी शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कमेंट करके बताओ आप कि तीसरे कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा, देखो दोस्तों, ये थी नहीं होना चाहिए, कौन थे? तो विनोबा भावे इसका सही आंसर है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। सर्वोदय दो शब्द, सर्व माने सबका और उदय का मतलब उत्थान, यानी सभी वर्गों का उत्थान। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना। इसकी दृष्टि में क्रिस्प प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, ये किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मतलब मार्च अप्रैल 1942 और भारतीय सेनाओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। याद रखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने, लेकिन उसी में जोड़ दिया था ये एक क्रैशिंग बैंक, जवाहरलाल नेहरू ने।
आगे बढ़ते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सबको पता होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को लगभग इसकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोई नहीं थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सबको पता होगा 7 से 8 अगस्त 1942 को। तो इसमें 9 अगस्त 1942 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि आस-पास यही एक डेट है। देख लेते हैं आपका बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ा? बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास, लेकिन समूचे देश में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वर्धा, जुलाई 1942 में कांग्रेस समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेबी कृपलानी और महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहीं पे पास किया गया था, याद रखेंगे, जुलाई 1942 के वर्धा सम्मेलन में। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जुलाई 1942 के वर्धा सम्मेलन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में, और इनके साथ-साथ सरोजिनी नायडू को भी बंद के रखा गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया था और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्य जैसे कि नेहरू, अबुल कलाम आजाद, अरुणा आसफ अली, जीवी पंत आदि को अहमदनगर के किले में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे व्यापक रहे थे? तो इसका सही उत्तर है आपका 1 और 4, मतलब कि बिहार और संयुक्त प्रांत में सर्वाधिक हुआ था। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी जी ने ये डू एंड डाई का ये अपना स्लोगन दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी और अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना की आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था और कुछ लोगों को अहमदनगर के किले में बंद किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग गए थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल लाए गए। तो इसमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, याद रखेंगे। हजारीबाग जेल से तो ये भाग चुके थे, वापस इनको भागलपुर जेल लाया गया था, भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद बक्सर जेल भेज दिया गया था। ठीक है ना? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो आपको पता होगा कि अभी हमने बताया कि जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे कौन थे? तो वो थे शिव कुमार और रामानंद। कहाँ से? हजारीबाग से, याद रखेंगे। हजारीबाग से जिन दो नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? शिव कुमार और
रमानंद को गिरफ्तार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अ, उसी दिन गांधी समेत अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसी गिरफ्तारी में इनकी भी हजारीबाग से गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी और उसके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जिला था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमनाचक्र चलाया। पुलिस के इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गई, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। तो इनके साथ-साथ और कौन-कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे और अरुणा आसफ अली प्रमुख थे। कौन-सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन। तो सही उत्तर है आपका क्रिप्स मिशन का आगमन। आपके सामने वर्ष रखे हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, गवर्नर जनरल का पद लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो रीज़न तो सही नहीं है, लेकिन आपका जो है असर्शन है, कथन है, वो सही है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो 1940 से लेकर के 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर है 1942 में। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात अपनी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन-कौन थे? तो आपके भूला भाई देसाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई कर रहे थे। वकीलों की इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी। 7 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, तो सिंगापुर में आया था। जून 1942 में रासबिहारी बोस ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया था। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 को टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की गठन की। अतः 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर अस्तित्व में आया। याद रखेंगे कब? 1943 ईस्वी में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की ये उपज थी और उन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। तो आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन के भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया, तो उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज दस्ते में भर्ती करने लगे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये किया गया था मार्च 1939 ईस्वी को। ये भी याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस, मार्च 1939 ईस्वी में। ठीक है ना? अब आपको सुमेलित करना है। बारदौली, चौरी चौरा, यरवदा और नोआखोली। तो चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होगा। बारदौली कहाँ है?
तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। और यरवदा जेल आपको पता होगा कहाँ है। इसका ऑप्शन, यरवदा जेल आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और नोआखली आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो बारदोली गुजरात में स्थित है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। असहयोग आंदोलन के दौरान जहां पर एक थाने को जला दिया गया था 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है, और नोआखली पश्चिम बंगाल में, जहाँ स्वतंत्रता समय भीषण दंगे हुए थे नोआखली में। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था। ये दोस्तों 2022 में पूछा गया था। तो जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, मार्च 1939 ईस्वी में। सच्चिदानंद किसके साथ जुड़े थे? तो सही आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। सच्चिदानंद उपरोक्त से किसी आंदोलन से संबंध नहीं रखते हैं। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, 19 मार्च 1946 में भारत आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके 2 अन्य सदस्य कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिस्ट और एचबी अलेक्जेंडर थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए के आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये थे शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है सर पी लॉरेंस। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक विशिष्ट मंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स और एचबी अलेक्जेंडर थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपका वेवेल। बाकी ये तीनों थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एचबी अलेक्जेंडर। तो वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में और लॉर्ड वेवेल प्लान दोनों से वार्ताएं की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? तो सही उत्तर था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया था? तो 1853 में। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। 1947 में भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1786 का एक्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया था। विशेष अवस्था में अपनी परिषद के सदस्यों को रद्द करने तथा अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने
तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दिया गया था। याद रखिएगा कौन से एक्ट के तहत? तो 1786 के चार्टर एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था। अभी हमने देखा कि अगस्त 1947 में आपके डॉक्टर जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त की? तो प्रांतों में डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था को खत्म कर दिया। भारत सरकार 1935 प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता, फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों के भेद को समाप्त कर दिया। कुछ आरक्षण सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्तंभ 1 में अंकित आपको मिलान करना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। दोस्तों इसका क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तब तक कर रहे थे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और ये 1865 में लिखा गया था। याद रखेंगे दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो सही उत्तर है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें वो वित्त मंत्री बनाया गया था। तो पुनर्गठित अंतरिम गवर्नमेंट अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था 7 मई 1861 को। श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन के एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। याद रखेंगे कब? 1913 ईस्वी में मिला था इनको गीतांजलि के लिए नोबेल। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप सबको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली शिवकाशी तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए थे, जिसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने के कारण नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल ने। ईस्वी सन 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है ना। और दोस्तों देख लीजिए कि बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने दिया था। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी महिला थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब? अगस्त 1923 में। याद रखेंगे तो मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे। 1923 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान
द इंडियन यूनियन अभ्युदय द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे बढ़ते हैं। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनको फक्र ए अफगान भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के जीरादेई के रहने वाले थे। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सही उत्तर है सरदार पटेल के अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा की कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाली देशी रियासतों के प्रश्नों का बंटवारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और वीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका सही उत्तर है अमहारा। रामचंद्र शर्मा पटना के अमहारा के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे, याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो रामचंद्र शर्मा थे। बिहार स्वतंत्रता पूर्व निम्नलिखित में से एक वर्चस्व जाति नहीं थे। डोमिनियन कास्ट नहीं हुआ करता था, तो कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वर्चस्व वाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जनजाति वर्चस्व वाली जाति नहीं थी। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? इसका सही उत्तर है बांकीपुर जेल। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका गुटनिरपेक्ष। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति और निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जा सके। मालूम हो कि 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे, अगर भारतीय की बात किया जाए तो। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 54 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही एक्ट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत मद्रास और प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विभाग में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका सही उत्तर है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो आप पहला ऑप्शन देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका ये, तो इसका सही आंसर है जो आपका ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
तो किसानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के लिए सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया था। याद रखेंगे कब पारित किया गया था? तो 1867 में पारित किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत का कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण के लिए लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया था, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना भड़काने का आरोप हो। तो याद रखिए कब से शुरू हुआ? 1835, 1867, 1878 और 1908। तो ये जहां पर प्रेस पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए कि कब हुआ था? तो 1925 में लगभग दोनों को कानपुर और नागपुर में हुई थी। कानपुर में हुई थी आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नागपुर में हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कैथरीन मियो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, लिथियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसका सही उत्तर है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी हैं। क्या लिखी है? आइए इसको देख लेते हैं। तो कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज, विलियम डिग्बी ने भारतीय ब्रिटिश के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया के लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1831 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था, जो कि बीपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा घटना चक्र से डेडिकेटेड वीडियो। हमने घटना चक्र वाली सीरीज में हर वीडियो को कवर कर दिया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं घटना चक्र के हर सीरीज को, तो प्लीज जाइए और वहां पर आप देखने का प्रयास करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।